जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 5 बहुत अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली और सबसे अहम खबर, फैज़ाबाद धरना केस में हुक्म दिया गया था आला अदालत की जानिब से कि जनाब फैज़ हमीद साहब इस हफ्ते अदालत में हाजिर हों। तो फैज़ हमीद साहब जिस ओहदे पर रहे हुए हैं, जनरल साबिक DG ISI, उन्होंने ऐसी अदालतें बड़ी देखी हैं, चलाई हुई हैं, तो उन्होंने इस सारे हुक्म को कुछ ज़्यादा गौर से नहीं सुना और कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हुए। अच्छा, क्या वो अदालत में पेश होंगे? काजी फाइज ईसा के तेवर अगर हम देखें ना, तो मुझे यूँ लगता है कि वो फैज़ हमीद को तो अदालत में एक दफ़ा पेश करके रहेंगे, लेकिन क्या इदारा इसकी इजाज़त देगा? इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर जो है वो है बल्ले का निशान। अच्छा, आपको पता है बल्ले का निशान पहले इलेक्शन कमीशन ने ले लिया और उन्होंने कहा जी कि ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही सही नहीं हुए। फिर पेशावर में एक जज साहब ने, जिनके बारे में अब बड़ी मखदूश इतलात आ रही हैं, उन्होंने उनके कोई रिश्तेदार भी कोई PTI में है, टिकट से लड़ भी रहे हैं और ये वो, तो उन्होंने फैसला दे दिया नहीं, बल्ले का निशान तो इनको वापस मिलेगा। वापस चला गया। अब फिर यानी बॉल अभी एक साइड से दूसरी साइड पे गई, दूसरी साइड से जब आई है तो इधर से भी कोई रिएक्शन होना है ना। तो इधर से क्या रिएक्शन होगा? इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। यानी वो लोग जो मिठाई खा चुके हैं कि बल्ले का निशान उन्हें मिल गया, तो उन्हें ज़रा एहतियात करनी चाहिए थी। अभी ये अदालतों की जंग जारी है। इसमें याद रखिएगा, 2 इदारों का फैसला अहम होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का। और पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने देखा कि एक ही साहब थे और एक ही आदमी ने दरख्वास्त दी, उन्होंने सारे फैसले उड़ा के रख दिए। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन के हवाले से नहीं। फिर वो काजी फाइज ईसा वापस आए, वो सारी कहानी आपको पता है। इस पर अब बात करेंगे कि बल्ले के निशान से फ़र्क क्या पड़ेगा असल में। अच्छा जी, जो बहुत अहम खबर है, मुराद सईद साहब इमरान खान के दस्ते रास्त, इमरान खान सानी असम्बली में मार कुटाई करने में बड़े माहिर, गालिब गलोच तकरीर में बड़े माहिर, परवेज़ खटक से उनके बड़े पुराने रवाबित, और वो उनकी मशहूर तकरीर सबको याद है, इमरान खान आएगा 100 अरब इसके मुंह पे मारेगा, 100 अरब उसके मुंह पे मारेगा। वो अल्टीमेटली जब इनकी हुकूमत आई तो सिर्फ अपना ही मुंह रह गया, पैसे कोई नहीं बचे। तो वो मुराद सईद साहब अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवात के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए और दोनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। उसकी वजह यह है कि भाई रियासत तो इन लोगों को कुछ और समझ रही है, ये अब सियासतदान तो नहीं है। रियासत इनके शनाख्ती कार्ड जब्त कर रही है, रियासत इनकी जायदादें जब्त कर रही है, रियासत इन्हें सजाएं दे रही है, रियासत इन्हें तलाश कर रही है। ये कमीन गांव में छुपे हुए हैं, कोई अफगानिस्तान चला गया है, कोई किधर चला गया है, तो इन लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। और ये मुराद सईद का पॉलिटिकल कैरियर तो इसके बाद टाई टाई फिश, और वो नहीं लड़े, कम से कम ये इलेक्शन नहीं लड़े, अगले इलेक्शन के, और ये इसके बाद 5 साल गुजर जाएंगे तो फिर मुराद सईद साहब को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ये वो लोग थे जो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, लेकिन बहरहाल इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने लोगों को किस किस मकाम पर पहुंचाया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, राजा रियाज साहब, जो आपको पता है पीपल्स पार्टी के पोस्टर पाड़ देते थे और इन्हें पाड़ के दिखाए कोई हमारे पोस्टर को, इस तरह का जुमला उन्होंने कहा, इसका बड़ा फन किया लोगों ने। अच्छा, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे थे कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की नौकरी ख़त्म हो गई, उन्होंने पहली फुर्सत में मुस्लिम लीग नून में टिकट के लिए अप्लाई कर दिया। टिकट सुनाया, उनको मिल भी गया है। तो वो बेचारे सादे से आदमी लगते हैं, कुछ ज़्यादा चलाक नहीं लगते। कभी वो काफ लीग के साथ हो जाते हैं, कभी बेचारे कहीं और होते हैं। लेकिन 5 साल के उनके असासे निकाले गए तो पता चला कि उनमें भी 3 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है।
हालांकि बाकी लोगों के मुकाबले में जितना इमरान खान का हुआ, अरबों के हिसाब से उनके 700 में इजाफा हो गया। 3 करोड़ बहुत छोटी सी अमाउंट है, तो उनके असासों पर भी सवाल उठ रहा है और कोई शख्स चाह रहा है कि उनके पोस्टर भी पाड़ दें। एक और खबर जिस पर बात करेंगे, रजा कराची जो है ना, बड़ा दिलचस्प मैदान जंग बनेगा इलेक्शन में। MQM अपनी सियासत कर रही है मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, उन्हें वो सीटें ऑफर कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर है ही पीपल्स पार्टी की। तो MQM का तो कुछ नहीं गया ना, MQM ने तो वो सीटें हारनी थी, वो 5 सीटें हैं और उसके साथ सूबाई सीटें वो भी हार रही है MQM ने। तो MQM ने नून लीग से कहा इन सीटों पर हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, इन सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेंगे, MQM को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो उन्हें फायदा ही होगा। एक सीट पर अलबत्ता उनका फड्डा चल रहा है और वो शहबाज शरीफ की सीट है और मुस्तफ़ा कमाल भी उसी नशिस्त से लड़ना चाह रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जीतना कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। 1,500-2,000 हज़ार के जलसे करने वाले नहीं जीत सकते। तो खैर ये बड़ी गेम। अब उसमें एक साहब, अब सारी पोजीशनें चेंज हो रही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को कह रही है हमारे साथ तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा और जो है नून लीग वो अपने कदम बढ़ाना चाह रही है सिंध में, कराची में। MQM इस मौके से फ़ायदा उठाना चाह रही है। एक रजा हारून हमारे दोस्त हैं, MQM के रहनुमा थे, साबिक रहनुमा, इसलिए कि आज उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दी। बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ट्विटर स्पेसिस में वो बड़ा अच्छा बोलते थे। हमारी मुलाकात भी उन ट्विटर स्पेसिस में हुई। अच्छे पढ़े लिखे आदमी। MQM के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे, अच्छी गुफ्तगू करने वाले, अखलाक से बात करने वाले, ये उनमें खूबी है। अब रजा हारून साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्हें MQM में टिकट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन MQM वाले का पीपल्स पार्टी के कल्चर में जिंदा रहना, सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है। वो और तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पे तो पार्टियों में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। यहाँ मतलब आपको बात करके देखें मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के खिलाफ, या पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो के खिलाफ, या मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ JUI में, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। MQM का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि भाई के खिलाफ ये भी नहीं बात कर सकते थे, भाई का तो टैका ही बड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद शिकस्त और रेख्त हुई। ये पहला मौका है कि MQM की किसी शख्सियत ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। लेट्स सी कि इनका तजुर्बा कैसा रहता है और क्या पीपल्स पार्टी का जो सियासी कल्चर है उसमें ये एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पर 5 खबरें थी। इनमें बहस तलब बात तो सबसे ज़्यादा वही है कि फैज़ हमीद साहब को पेश करना चाहिए, पेश होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं कि फैज़ाबाद धरना हो, सेठ वकार का मसला हो या कुछ, कि DG ISI पेश हो जाए। अच्छा, बाज़-औक़ात आपको हालात को ज़ाहिर है इसका एविडेंस नहीं है आपके पास, हालात व वाक़यात से ये लगता है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि वो वाली जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको सज़ा मिले, उनको लाए कटहरे में दे, उनको सजाए। लेकिन फिर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि इन लोगों को कभी सज़ा नहीं मिल सकती। इन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, खाया पिया, कोई उसकी सज़ा नहीं दे सकेगा। इसलिए कि इस समाज में तो एक दफ़ा अगर उन्हें इदारे को ये पता है कि एक दफ़ा अगर ये रवायत चल पड़ी, अदालतों वाला किस्सा शुरू हो गया, पेशियाँ होने लग गई, तो फिर तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो इदारे के अंदर भी जाहिर है इसमें बहस हो रही होगी। लेकिन उधर काजी फाइज ईसा, फैज़ाबाद धरना केस और शौकत अजीज सिद्दीकी, अच्छा वो भी, ये 2 केसेस उनके पास ऐसे हैं कि जिसमें जनरल फैज़ हमीद मतलूब है। अब अगर सवाल किया जाए कि क्या जनरल फैज़ हमीद कसूरवार थे, तो मैं आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि फैज़ हमीद से बड़ा कसूरवार शायद ही कोई इस सिस्टम में रहा हो।
ये बात सही है कि कमांड जनरल बाजवा की थी, लेकिन जिस तरह फैज हमीद ने अपने पांव फैलाए, जिस तरह अपनी कमांड को माइनस करने की कोशिश की, जिस तरह अगले 10 साल तक का मंसूबा बनाया, वो नाकाबिले माफ़ी चीज़ें हैं और उनकी सज़ा होगी और होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मैच है दो इदारों का, सुप्रीम कोर्ट का और फौज का। सुप्रीम कोर्ट तुली हुई है कि जनरल फैज हमीद एक दफ़ा पेश तो हो ना, 2-4 सवाल तो करें। सियासतदानों को सारा दिन जलील करते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट को जेल में डाल देते हैं, कोई पूछता नहीं है। न जज कोई पकड़ा जाता है, न जर्नैल कोई पकड़ा जाता है, किसी की पेशी नहीं होती। तो अब ये पहला सिलसिला शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता। तारीख तो ये बताती है कि वो फैज हमीद साहब पेश नहीं होंगे, लेकिन हालात और वाक़यात बताते हैं कि वो वक्त आ गया है कि जब किसी एक जनरल की कुर्बानी इदारे को देनी पड़ेगी। बल्ले का जो निशान है, फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी भी जमात का इंतखाबी निशान उनका हक होता है, लेकिन बल्ले के निशान पर एतराज़ नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए उसके ऊपर एतराज़ है, और ये चंद लोगों ने बैठकर फैसला कर लिया कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। उसमें इमरान खान भी नहीं थे, अगर इमरान खान भी बैठे होते ना तो तब भी ठीक था। अब देखिए बाकी जमातों में भी इसी तरह होता है, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये बिला मुकाबला ही मुंतखब होते हैं ना, कोई इनके मुकाबले में तो नहीं रहता, आ ही नहीं सकता, पार्टियों का कल्चर ही ऐसा है। तो इमरान खान अगर होते तो 2-4 हज़ार लोगों में से मुंतखब हो जाते। ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ ना, ये इन्होंने तंबू कराते लगाए पेशावर में, 100 कुर्सियां लगाई, 7 में बंदे बैठे हुए थे, उन 7 ने कहा बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन है। अब इलेक्शन कमीशन कैसे मान ले कि वो दुरुस्त इलेक्शन है? पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप ज़रा इलेक्शन कराएं ताकि बल्ले का निशान आपको देना है या नहीं देना। उन्होंने 2 नंबर इलेक्शन कराया, फिर उसके बाद अब जो है वो बल्ले का निशान मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने देने से इनकार कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फिर दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ, वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की दरखास्त इलेक्शन कमीशन लेके जाएंगे। अल्टीमेटली अगर उन इलेक्शन को जिसकी बुनियाद पर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब हुए को कसौटी बनाया जाए तो फिर बल्ले का निशान उनका हक नहीं बनता। अगर तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर उनको देखा जाए तो बल्ले का निशान उनका हक बनता है, लेकिन उन इलेक्शन या उन इलेक्टेड मेंबर्स की बुनियाद पर नहीं। और भाई उनकी तो वो मिन्नतें करते रहते, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो ये अपने तौर पर ही कुछ चैंपियन बन के गए। अब देखिए मुराद सईद साहब के साथ क्या हुआ। मुराद सईद साहब क्या टेरर बने हुए थे, मतलब असेंबली में किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। कोई आदमी तकरीर करे और ज़रा सा क्रिटिसाइज करे पीटीआई को, उस ज़माने में मुराद सईद साहब वो गालम गलोच वाली तकरीर करते थे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लूट के खा गए। हालांकि ये उस वक्त खुद लूट रहे थे। ये कितना दिलचस्प फिनोमेना है कि जिस वक्त ये दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे उस वक्त वही काम वो खुद कर रहे थे, खुद ही लूट रहे थे, खुद ही तबाही फैला रहे थे। उस वक्त फराह गोगी और बुशरा बीबी के जरिए करप्शन हो रही थी, उस वक्त वो अलकादरिया ट्रस्ट हो रहा था, उस वक्त 195 मिलियन पाउंड वाला चक्कर चल रहा था, काबीना को दिखाए बगैर ही साइन करा लिए थे। और उस वक्त असेंबली में मुराद सईद साहब जो है गालम गलोच कर रहे थे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये करप्ट है। उस वक्त तोशा खाना से घड़ियां चुराई जा रही थी। अब जरा वो टाइमिंग तो सोचे ना कि उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था और इल्जाम किसे दिया जा रहा था? दूसरी सियासी जमातों को। और इस तयक्कुन के साथ इल्जाम दिया जा रहा था, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे पाकिस्तानी सही समझते हैं। यार वो आज तक लोग यही समझते हैं कि वो जो 4 फ्लैट है ना, असल में पाकिस्तान में सारी करप्शन की वजह वो है। यार वो फ्लैट पता नहीं कब खरीदे थे, 90s में खरीदे थे। ये शरीफ फैमिली जो है ये 60s 70s में
और पाकिस्तान की सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले अल्लाह हयात साहब यहाँ पे इनकी फैक्ट्री विजिट करने आए थे इत्तेफाक, फिर उन्होंने उस वक्त 60s में जाके 70s में जाके सऊदी अरब में स्टील की फैक्ट्री लगाई बहुत बड़ी, और सऊदी अरब की डेवलपमेंट में इनका शेयर है इनकी फैक्ट्री का। तो उनके लिए लंदन में 4 फ्लैट 1990 में खरीदना क्या मसला था, लेकिन लोगों को यकीन दिलाया गया कि करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो 4 फ्लैट है। और ये इतनी अहमकाना बात है, और उससे अहमकाना बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात का यकीन भी आ गया हुआ। लोग समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है और यही सच है। तो हमारी तारीख में, हमारी सियासत में सब कुछ गलत वलत हो गया। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें बैठकर, सोचकर, इकट्ठे होकर सब इदारों को ये एक फैसला करना पड़ेगा कि अब हमने डायरेक्शन कौन सी रखनी है। हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है जो कि बहुत उछाल लिया, या फिर अब इकॉनमी की तरफ, आम आदमी की फलाह की तरफ काम करना है। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।